बच्चे लोग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पार्ट नंबर 1 है। तो इसको स्टार्ट करने में एक चीज ध्यान रखना है कि अभी हम लोग फ्लूइड फ्लूइड जैसा कि नाम से ही पता है कि विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। बट फ्लूइड की स्टडी में कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिन पे हमें बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद ही ये स्टार्ट हो सकता है। तो फ्लूइड में सबसे पहला नंबर आता है डेंसिटी का। अब ये डेंसिटी हम सब ने सुना कि डेंसिटी क्या होती है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन मास और वॉल्यूम, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं ऐसे। अब ये जो डेंसिटी है, इसको थोड़ा सा फील करो कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये डेंसिटी क्या है। डेंसिटी के नाम से लगता है कि जैसे थोड़ा डेंस मटेरियल कहीं, या कोई कितने पास पास मटेरियल, ऑब्जेक्ट, मैन, पर्सन्स खड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं। जैसे इसको अगर फील्ड में लाना हो, तो अगर हम लोग ये इमेजिन करें कि हमारे पास कहीं पे, हम ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लेक है, और ये लेक में पानी भरा हुआ है ऐसे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस डेंसिटी का मीनिंग क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये देखो कि जैसे डेंसिटी मैंने लिख दिया। अब इस डेंसिटी को, जो मास और वॉल्यूम है, इसका यूनिट क्या होगा। सिंपल हमें दिखता है, मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। इसका यूनिट बन जाता है केजी मीटर क्यूब। पर ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है, तो आंसर है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है। अब अगर इसको सीजीएस में बात करें, तो ये ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर यानी सीसी हो जाएगा। अब मुझे ये जानना है कि जैसे मैं इस ग्राम और सीसी को एसआई सिस्टम में, किसी क्वेश्चन में ग्राम पर सीसी लिखा हुआ है, और फिजिक्स में जनरली आंसर एसआई सिस्टम में दिए जाते हैं। तो पहला काम ये करो कि जो 1 ग्राम सीसी है, इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो ग्राम को केजी में लिखोगे 10⁻³ होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो -2 होगा। बट ये क्यूब सेंटीमीटर है, तो पावर 3 होगी, यानी 10⁻³ +6, ये होगा 1000 kg मीटर क्यूब। तो अगर ग्राम सीसी कहीं दिखेगा, तो हम लोग उसको 1000 ग्राम, सॉरी, 1000 kg/मीटर क्यूब लिख देंगे। तो ये हमारे डेंसिटी का एसआई सिस्टम में यूनिट आ गया। तो यहां से मुझे ये आइडिया लग गया कि 1000 kg, 1000 kg 1 मीटर क्यूब में होगा वाटर, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। अब मुझे अगर इसको सही से समझना हो, तो सिंपल ये है कि ये जो वाटर है, ऐसा मानो कि यहाँ पर एक कोई क्यूब है, जो 1 मीटर क्यूब यहाँ पे रखा हुआ है। अब फिर से मैं क्लियर कर दूं, ये कोई क्यूब नहीं है, कोई बॉडी मैंने ऐसी डाली नहीं है। सिंपल मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि 1 मीटर ये होगा, इतना होगा, ऐसा एक 1 मीटर क्यूब है। तो इसके अंदर जो वाटर होगा, अगर मैं उसको अपलिफ्ट करना चाहूँ, उठाना चाहूँ, तो क्या करूंगा। तो मुझे ये आइडिया लग गया कि अगर मैं इसका मास जानना चाहता हूँ, तो मास का मतलब होगा डेंसिटी इंटू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब इस वाटर अगर ये है, तो वाटर की डेंसिटी इस 1 मीटर क्यूब में 1000 होगी। अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, जो कि 1 मीटर क्यूब है, तो ये जो इसका मास है वो 1000 kg हो जाता है। अब सोचो, अगर मैं वेट की बात करूं, जिसमें mg से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो g से मल्टीप्लाई करते ही 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 हो जाएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर हमें उठाना है, अपलिफ्ट करना है, तो 10,000 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी टाइप से अगर मान लो, जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अगर ये वाटर की जगह Hg, जिसको आप लोग मरकरी हम लोग बोलते हैं, अगर मरकरी भरा होता, तो इसका डेंसिटी हम सब लोगों को याद रहता है, 13.6 ग्राम पर सीसी होता है। अब अगर इसको भी एसआई में लाओगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 13600 kg/मीटर क्यूब ये हो जाएगा। अब सोचो, अगर वाटर हटा के मरकरी यहाँ पे ऐसे भरा होता, तो उसको उठाने के लिए mg कितना होगा, इसमें g से मल्टीप्लाई करो, तो 10 से और करो, जो 10,000 न्यूटन हो रहा था, वो 13,000 न्यूटन में बदल जाता है। तो इस टाइप से कहीं भी लिखा है कि गोल्ड का डेंसिटी इतना है, इसका डेंसिटी इतना है, तो हमें वो एक मैसेज देता है कि अगर आप इतने साइज का मटेरियल, गोल्ड का, मरकरी का, वाटर का, या किसी भी फ्लूइड का देखोगे, तो उसका वेट कितना होगा, इसका आइडिया हमें डेंसिटी से लग जाएगा। एक तो ये डेंसिटी की चीज है। अब थोड़ा सा इसमें और आगे चलो। जैसे मान लो, अब इसमें एक छोटे से पार्ट आता है, रिलेटिव डेंसिटी।
ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? अच्छा, एक चीज और, रिलेटिव डेंसिटी को कभी कभी इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी बोला जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? किसी भी मटेरियल का डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रेशियो है बेसिकली ये, डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और शर्त ये एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। 4 डिग्री में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। 4 डिग्री तक वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन है वो अलग टाइप का बिहेवियर करता है, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं 4 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये सही आता है। अब रिलेटिव डेंसिटी, और इसी को हमने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी अगर मैं किसी भी मटेरियल का डेंसिटी निकालना चाहता हूँ और क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, तो रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट में आरडी लिख देते हैं, और उसमें वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें अपने मटेरियल का डेंसिटी मिल जाएगा। जैसे मान लो यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल कर लो। सपोज करो कि एक रिलेटिव डेंसिटी किसी भी मटेरियल का, या रिलेटिव डेंसिटी ऑयल का, सपोज मैं मान लेता हूँ मुझे 0.8 मिलेगा। ठीक है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये बताना है। और किसमें बताना है? इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। मान लो ये मुझे डेंसिटी बतानी है, और ये क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा हुआ है, आगे जरूरत पड़ेगी अपने को। तो इस फॉर्मूले को देखो, ये सामने दिख रहा है। अब हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको कर देते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी मेरे पास 0.8 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर ऑयल का मुझे डेंसिटी जानना है, तो मैं वाटर का डेंसिटी यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे 1 ग्राम पर सीसी। तो मुझे मालूम पड़ गया कि जो ऑयल का डेंसिटी है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 ग्राम पर सीसी में आ जाएगा। अब ये ग्राम पर सीसी का मतलब है सीजीएस है, लेकिन मुझे तो आंसर अपना देना है कि इसमें एसआई में, तो 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से आ जाएगी 800 kg/मीटर। तो इस चैप्टर में आने से पहले ये छोटा सा एक बेसिक ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ। अब जैसे ये फ्लूइड जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसमें एक चीज, कुछ बेसिक हैं, उनको धीमे धीमे चलते जाएंगे। जैसे मटेरियल विच कैन फ्लो, ऐसा मटेरियल जो फ्लो कर सकता हो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड हो गया, गैस हो गया, जनरल सी बात है। हर चैप्टर की तरह यहाँ पर भी जब हम लोग अपने स्टडी करेंगे, तो कुछ एजम्पशंस के साथ चलेंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में अर्थ को फ्लैट माना था, जब एनएलएम पढ़ा तो फ्रिक्शन नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें, जब फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो कार या बहुत सारी चीजें चलाते हैं, पर रोलिंग मोशन की बात नहीं करते, आरवीडी में आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर हमें ये मानना है कि जिस फ्लूइड का क्वेश्चन हमें सामने दिख रहा है, या जिसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं, वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल में बच्चे कभी कभी अपने माइंड में गलत कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि इनकम्प्रेसिबल यानी जो कंप्रेस नहीं होगा, यानी उस वाटर के ऊपर हम क्रिकेट खेल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है वो बहुत सारी लेयर से मिलके बना है, अगर हम ऐसा माने कि जैसे ये लेयर, अब इस लेयर का कोई रिलेटिव सेपरेशन है, तो ये वाटर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब नीचे फ्लो करेगा, तो जो लेयर का रिलेटिव सेपरेशन है वो कम ज्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब ये, कंटेनर के टॉप पॉइंट से अगर 1 सेंटीमीटर वाटर नीचे जाता है, तो उसके बॉटम से भी 1 सेंटीमीटर या तो नीचे जाएगा या फ्लो करेगा। मींस अगर ऊपर से पानी का लेवल 1 सेंटीमीटर घटता है, तो नीचे हर पॉइंट पर कहीं भी चेक करोगे, वो 1 सेंटीमीटर ही डाउनफॉल हो रहा होगा। इसका मीनिंग है इनकम्प्रेसिबल। ऐसा वाटर रियल में नहीं होता, बट हम यहाँ पे मानेंगे। नॉन विस्कस, आगे अभी आप सुनोगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली विस्कस फोर्स के नाम से आगे पढ़ना है। जो सॉलिड का फ्रिक्शन होता है, वो लिक्विड का फ्रिक्शन टाइप का एक फोर्स लगता है, जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये एक ऐसा लिक्विड होगा जिसमें इस टाइप का कोई फोर्स, यानी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर अगर फ्लो करती है, तो वो एक दूसरे के मोशन को रजिस्ट नहीं करेगी। मींस उसमें किसी टाइप का कोई भी फ्रिक्शन, यानी रिलेटिव मोशन को जो अपोज करे उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, लेयर्स को जो अपोज करे उसको विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स बोलते हैं। पर हमारा ये लिक्विड जो फ्लो करेगा,
तो एक दूसरे पर किसी टाइप का कोई भी रिलेटिव फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए इसको नॉन विस्कस बोला गया। और दूसरा एक और है, सरफेस टेंशन नहीं होगा। आगे आपको पता है एक और चैप्टर है सरफेस टेंशन, यानी हर लिक्विड, एवरी लिक्विड हैज ए टेंडेंसी टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया। हर लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता रहता है, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्विक में देख लो कि जब बरसात के बाद बाहर से कोई आता है और नालियों में दवाई यानी मेडिसिन को स्प्रे करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि लिक्विड की ऊपरी लेयर अपने आप को कंप्रेस करके एक सरफेस बनाती है जिसपे मच्छर बैठ के आराम से झूला झूलते रहते हैं। अब जैसे ही उसमें मेडिसिन पड़ता है, वो सरफेस टेंशन वाली जो लेयर है वो ब्रेक कर जाती है, तो मच्छर जो होते हैं वो डूब जाते हैं, जिससे कि बीमारियां नहीं होती। तो यानी हर लिक्विड के पास एक सरफेस टेंशन ऊपर होता है, अगर ऊपर से पानी को मारोगे तो हाथ में चोट लगेगी। यही रीजन है कि हम लिक्विड में एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन। बट हम अभी जो फ्लूइड स्टडी करने जा रहे हैं उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, विस्कोसिटी नहीं होगी, और सरफेस टेंशन भी नहीं होगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट सोचने से पहले आपको चैप्टर में ये अजम्पशंस दिमाग में रखने हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम जबकि रियल में ऐसा कोई लिक्विड या फ्लूइड नहीं होता, बट हम ये मान के इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से फ्लूइड का एक इंट्रो है। अब फ्लूइड का जो एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। इसमें प्रेशर में जो ध्यान रखने वाली चीज है कि जैसे इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज प्रेशर। यानी इसमें थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट भी हो जाते हैं, तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो अपने पास कोई एक ये सरफेस, ठीक, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ, और ये इसका मैंने मान लिया किसी एक एंगल पर है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा, इस जगह पर। और यहाँ से देखोगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा। अब मुझे इस सरफेस पर यह पता करना है कि कितना प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर का मतलब होता है वो फोर्स लेना है जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना, यानी ये। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा बाई एरिया। ये तो हो गया प्रेशर का एक सिंपल और जनरल फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की। ये छोटी छोटी बातें होती हैं पर जरूरी है। यूनिट न्यूटन फोर्स का होगा, एरिया का मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ये पास्कल ये साइंटिस्ट के नाम पर बना है। अगर बात करें इसकी अदर यूनिट की, तो एक कभी कभी देखोगे 1 बार करके लिखा रहता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁵ ये। अच्छा, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं लिख, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड की बात करो तो ये इट इज इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब एक मिसकॉन्सेप्ट की तरह हम पढ़ते हैं, जैसे किसी ने बोला कि ये वाली क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, तो हम मान लेते हैं स्केलर है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई भी आदमी अगर ये बोल दिया जाए कि ये ईमानदार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चोर है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आप ये मत मान लेना कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी। रियलिटी में तो भी पता ही नहीं चल पाता है कि ये है क्या। कोई टेंसर बोलने लगता है, कोई कुछ। तो आपको इस टाइप से दिमाग में रखना है कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दैट्स इनफ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे इसी में एक एग्जांपल के थ्रू देखो इसको जल्दी से। देखो, अब जैसे वो कर रहे हैं उसी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो जैसे मान लो मैंने 3 स्टेजेस बना दिए, 2 और 3। एक मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स लगा हुआ है 20 न्यूटन का, और एरिया मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ध्यान से देखना, ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको भी। और यहाँ पर मैंने एक एंगल माना हुआ है 37, और वैल्यू ली है 20 न्यूटन, और एरिया है हमारा 5 मीटर। कितना? अब देखना, पहले वाले केस में जाओ तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, जो आपने बोला था 90 पे फोर्स होना चाहिए। तो 90 पे फोर्स परपेंडिकुलर में 20 है, और ये मेरा आंसर आएगा 4 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों में। इतना लिखने के बाद अब यहां से
इधर आ जाओ। ये तो P1 हो गया, अब ये हो गया P2। तो जो P2 है उसमें जब ये कंपोनेंट बनाओगे तो ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, क्योंकि आपके हिसाब से जैसा आपने पढ़ा है ये वाली चीज तो हम लेंगे नहीं, मुझे फोर्स कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर। और ये 5, अभी ये आसान मत समझना है, इसमें कुछ है। 20 ये वैल्यू हो गई 4/5 डिवाइड बाई 5। तो 5 यानी 16/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.2 पास्कल दोनों में। ओके, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ बच्चे लोग, ये एक, अब इसमें ये सोचो कि जैसे हम लोगों ने ये दोनों केस तो सॉल्व कर लिए, इसमें क्या था सर, ये तो बहुत आसान चीज थी, ये तो मैं भी 4 में भी निकाल दूंगा, 3 भी निकाल दूंगा, इसमें नया क्या था। यहाँ से अब एक बच्चे के दिमाग में ये आया, उसने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि ये जो एरिया दिया है ना, फोर्स, मैं फोर्स के कंपोनेंट क्यों लूं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एरिया को यहाँ से घुमा देता हूँ, कितना, 37, ऐसे रोटेट कर लेते हैं। और जो फोर्स हमारा था ये 20, अब इस एरिया के साथ ये 90 एंगल बनाएगा। बिल्कुल सही, अभी तक तो कुछ गलत नहीं है। तो अब मैं अगर प्रेशर निकालूं तो फोर्स तो मेरा 20 रहेगा, बट अगर ये एरिया 5 था तो अब इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहां से मैं इसको लिख देता हूँ कि एरिया कॉस 37। तो एक चीज नोटिस करो कि ये 20 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 और 5 यहाँ चले जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए। अब ये जो आंसर आया ये तो 5 पास्कल आया। यहीं पर आपको देखना है कि यहां तक ये ओके है। जब इसमें फोर्स 20 लगा तो प्रेशर आया 4, करेक्ट। अब जो फोर्स परपेंडिकुलर लगा वो लगा 16, यानी फोर्स की वैल्यू 20 से हो गई 16। प्रेशर को डिक्रीज होना चाहिए, हुआ 3.2 आया, करेक्ट। यहां पर भी ये देखो फोर्स कंपोनेंट सरफेस पर डिक्रीज हो रहा है, एक्चुअली में 20 नहीं लग रहा है, ये लग रहा है। तो प्रेशर की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर मैक्सिमम 4 है और ये उससे भी ज्यादा आ गई। ये गलत हुआ कि नहीं। यानी इससे मैसेज हमें ये मिला कि जब भी हम प्रेशर सॉल्व करेंगे तो फोर्स और एरिया में एक चीज है जो मुझे ध्यान रखनी है कि मैं एरिया को परपेंडिकुलर अगर लेता हूं तो ये मेरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर मैं सॉल्व करते टाइम फोर्स के परपेंडिकुलर और एरिया इस पर जाते हैं, यानी फोर्स परपेंडिकुलर लेता हूँ, एरिया परपेंडिकुलर करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये करेक्ट होगा और ये मेरा रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो प्रेशर वाले केस में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी एरिया को घुमा के फोर्स के परपेंडिकुलर मत कर देना, फोर्स का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब फोर्स किसी सरफेस पर एंगल पर आता है तो अपने मैग्नीट्यूड का एक कंपोनेंट ही उस पर अप्लाई करता है, पूरा नहीं। जब आप एरिया रोटेट कर देते हो तो फोर्स की पूरी वैल्यू लेने लग जाते हो, जो कि गलत हो जाता है। तो ये एक प्रेशर के इसमें था। अब इसमें और आगे चलते हैं। इसमें जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे बच्चे लोग, इसमें एक चीज सुनो। जैसे मान लो हमें अब आगे प्रेशर में थोड़ा थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ेगा तो एक बीच में जरूरत पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली में जैसे हम लोग बाहर घूमते रहते हैं तो हमारी बॉडी के हर पार्ट पर एक फोर्स लगता रहता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी फोर्स की बात मुझे क्यों याद आई कि ध्यान रखना, P इक्वल होता है ρ g h, ऐसा आपने सुना होगा जो अभी हम डिराइव करेंगे। तो इसमें अगर बच्चों से ये पूछो कि ये G क्या है तो वो बताएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई बच्चे ऐसा बोलते हैं इसका मतलब उन्हें प्रेशर सही से क्लियर नहीं है। और अगर H को हाइट बोलते हैं और G को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। उसका रीजन है जो अभी आपको आगे पता चलेगा। मैं यहाँ पर एक बात कर रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर फील करो, ये चीज ध्यान रखना भी आगे क्लियर होगी कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है और हाइट, जो एस है ये हाइट नहीं है। अब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं विंडो ओपन करूँ रूम की तो एटमॉस्फेयर अंदर आएगा जो कि अभी भी है। तो जहां जहां तक एटमॉस्फेयर पहुंचेगा जिसमें कि हमारी लिविंग लाइफ है, वहां पर हमारे बॉडी के हर पार्ट पर एक फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है।
जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा नहीं कि वो सर पे लग रहा है, हाथ पे नहीं लग रहा है, पूरी बॉडी के हर पार्ट पे, कहीं पर भी जहां भी एटमॉस्फेयर एंटर करेगा वहां पर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम पर यूनिट एरिया अगर निकाल देंगे तो उसका नाम रख देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे मान लो एक कोई पर्सन है और ये कोई पानी नहीं भरा हुआ है, मैंने एयर या फ्लूइड को माना है, या वाटर हो भी सकता है, तो अगर मैं इसके सर पर ऐसे यहाँ पर इमेजिन करूं कि इतने एरिया में जो फ्लूइड है वो इसके हेड पर एक पर यूनिट एरिया ऐसा एक फोर्स लगा रहा है, और इसी फोर्स का नाम रखा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल लेके हम लोग पढ़ते हैं। बट फिजिक्स में अच्छा ये है कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 5 पास्कल वैल्यू लेके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं, अपना काम हो जाता है। अब इसमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमने अभी यहाँ पे देखा है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पर हम लोग कुछ बात जो मैंने अभी छेड़ी थी उसको देखते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा। बात किस चीज की करनी है यहाँ पर, आपको कुछ नोट यानी जो स्पेशल पॉइंट है उनकी बात करनी है ये। और वो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इनको पूरा समझा देता हूँ, फिर इसको नोट्स बना दूंगा जो पॉज करके तुम लिख देना। जैसे मान लो पहला तो ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक कंटेनर रखा हुआ है, मान लो ये, अब इस कंटेनर में ये एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे। अब ये फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड हमेशा बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। कहने का मतलब है अगर हम लोग इसका एफवीडी बनाएं, एफईडी मतलब जो ये लिक्विड भरा हुआ हो, तो ये इस टाइप से, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो एरो है, ये एरो आपको बता रहे होंगे कि जो फ्लूइड है जिस कंटेनर में भरा हुआ है उस पर फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है, हर जगह ये एंगल 90। एक ये ध्यान रखना है। दूसरा आपके दिमाग में आएगा कि जब फ्लूइड इस कंटेनर पर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करता है तो कंटेनर को ग्लास फट जाना चाहिए, पानी फैल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स इक्विलिब्रियम भी है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। अब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये काम, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन सरफेस एंड फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन फ्लूइड एक्शन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको ये फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गई फोर्स एक्सर्ट की बात, तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड, एक काम करते हैं, इससे टाइम किल होगा, यहाँ तक आप बना लो, फिर मैं इसमें पूरी डिटेल में एक बात लिख देता हूँ। एक चीज लिखने से पहले मैं बता दूं, एक होगा बॉडी फोर्स। थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बॉडी फोर्स के कॉन्सेप्ट। अब ये बॉडी फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो बॉडी के हर पार्ट पर अप्लाई होता हो उसको हम बॉडी फोर्स बोलेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए ये मानो कि यहाँ पर मान लो ऐसा कोई ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक? अब हर मॉलिक्यूल्स का अपना कोई मास मान लेते हैं, तो यहाँ पर mg फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी mg लगेगा, यहाँ पर भी mg लगेगा, यहाँ पर भी mg लगेगा, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब पर एक mg लगता है। तो ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, mg एक ऐसा फोर्स है जो इस लिक्विड के हर मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होगा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बॉडी फोर्स। यानी बॉडी फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी या मटेरियल के एवरी एंड ईच पार्ट पर अप्लाई होता है। हमारे फिजिक्स में जनरली दो फोर्सेस को बॉडी फोर्स हम मानते हैं। एक तो हम मानते हैं सीडो को, अभी देखना सीडो की भी जरूरत क्यों पड़ेगी बताऊंगा, सीडो और एमजी को। सीडो को फील करने की बात करो तो जैसे आप हम लोग यहाँ पर हैं, अभी रूम में एयर नहीं है और हमें फील भी नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं यहाँ से दौड़ने लग जाऊँ, रन करने लग जाऊँ, तो हमारे चेहरे पे हवा का इम्पैक्ट आ रहा है। और क्या वो केवल चेहरे पे आ रहा है या केवल हाथ पे आ रहा है? बॉडी के हर पार्ट पे आ रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के हर पार्ट पे लग रहा है, नाम रखा गया सीडो फोर्स। अब मैं जब दौड़ता हूँ तो कौन सा फोर्स आता है? सीडो। बाइक पर बैठने में, जैसे मैंने क्लास में भी समझाया कि जब हम बाइक पे चलते हैं, बाइक अगर स्पीड में चलाओ तो चेहरे पे एक हवा का प्रेशर आता है, हैंडल छूट जाए तो पीछे पलट जाते हैं, क्या सर जाता है? नहीं, पूरी बॉडी जाती है।
या बाइक के पहिए पे फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो बॉडी के हर पार्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सीडो सीडो में क्यों बोल रहा हूँ, बाइक पे जब आप बैठ के चलते हो तो बाइक एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट होने का मतलब है कि बाइक एक पे जहां आप बैठे हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वहां सीडो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो बॉडी फोर्स का मतलब है बॉडी के हर पार्ट पे लगना। इसी बॉडी फोर्स के कॉन्सेप्ट पे हम इस लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अब मैंने जो ये बताया है, ये मैं अगले अगले इस पे लिख देता हूँ, जिसको आप नोट कर लेना। तो देखते हैं फिर आगे लिख के इसको।